हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7th की पॉलिटिक्स साइंस का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है इक्वालिटी, ये होती क्या है तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो इक्वालिटी का मतलब होता है, जो कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है जिसके अंदर कि कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप कोई भी आपका धर्म हो, कोई भी आपके पास एजुकेशन हो, या कोई भी आप बैकग्राउंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो, इस सभी को क्या है, इक्वल है। वो हर जगह क्या, उनको इक्वालिटी है, वो हर जगह समान है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है जिसमें ये बातें लिखी हुई है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कि हमारा एक बुक होती है, जिसके अंदर हमारे जो देश के रूल और रेगुलेशन लिखे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा काम होता है हमारी कंट्री का, कि किसके पास कितनी पावर रहेगी, कितनी नहीं रहेंगी। जो सारी पावर्स, ये सब कुछ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि हर कोई इंसान इक्वल है। तो जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर कांता की स्टोरी है। जो कांता की स्टोरी है वो सबसे पहले आपके चैप्टर स्टार्ट होता है, तो उसमें वो क्या है, वोटिंग की बात बता रहे हैं कि वहाँ पर इक्वलिटी है वोट डालने की। क्योंकि क्या है, सब लोग क्या है, उसके आगे वो कांता है, एक होम मेकर है, मतलब कि डोमेस्टिक वर्कर है, जो किसी के घर जाके झाड़ू पोछा करती है, वो औरत है। जिसके कि क्या बोल रही है, वो उसके आगे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसके पीछे भी खड़े हैं। तो वो देखती है कि जहाँ पर वो काम करती है ना, तो वहाँ के जो साहेब होते हैं, जो उसके हेड होते हैं, वो उसके पीछे खड़े हैं। तो जिसमें कि वो अपने आप को गर्व महसूस करती है कि हम यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर हमारे देश में क्या है, इक्वालिटी है वोट डालने की उसमें। तो वो एक स्लम एरिया में रहती है, लेकिन उसमें क्या बात देखने को मिली कि वो हर जगह हमें इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती। वो क्या बोलती है कि उसको ना एक दिन का काम करना होता है, तब उसकी तनख्वाह मिलती है, और तब वो क्या है, अपनी डॉटर, उसकी जो बीमार डॉटर है, उसको दिखाना पड़ता है उसको। तो इसमें वो इक्वालिटी नहीं देखती है, कि वो देखते हैं कि हमारे यहाँ कहीं जगह इक्वालिटी देखने को मिलती है और कहीं नहीं देखने को मिलती। और वो उसकी कहना है कि मेरी जो जॉब है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो कभी भी रिमूव हो सकती है, इसलिए वो उसको हर दिन काम करना पड़ता है और हर दिन के उसके पैसे मिलते हैं। तो राइट, इक्वल राइट टू वोट, ये होता क्या है, जिसमें कि आपने कांता एक स्टोरी में रीड किया कि वो उसको क्या है, इक्वल राइट टू वोट है। हर जगह क्या है, हर एक इंसान क्या है, इक्वल है, उसको वोट डालने का अधिकार है। तो ये क्या होता है, जो इंडिया का नागरिक है, जो 18 प्लस है, उसको वोट डालने का अधिकार होता है। ये सब कुछ क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। कि आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, कोई भी आपकी क्लास है, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, आप रिच हो या पुअर है, आपको सभी को वोट डालने का अधिकार है। इसी को बोलते हैं यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज। जिसमें कि क्या लिखा होता है कि आप जैसे हम इंडिया के नागरिक हैं, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या बोला जाता है, तो सबसे पहले आप देखो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है और एक मोनार्क गवर्नमेंट होती है। मोनार्क में क्या होता है कि जैसे राजा है, राजा का बेटा क्या बनेगा, दोबारा राजा बनेगा, ये होता है मोनार्क में, ऐसे चलता रहता है। बट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जैसे कि हम नॉर्मल जो पीपल होते हैं, जो 18 प्लस होते हैं, वो क्या अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपनी जो सरकार है वो खुद चुनती है। जैसे हम अपने क्या, हमारी जो देश के अंदर हम लोग खुद वोट डालने जाते हैं। तो इसमें ये बोला जाता है, हमारी जो देश है, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसमें कि सभी लोगों को इक्वल है, वोट डालने का अधिकार है। इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें कि हर कोई इंसान जो 18 प्लस है, और वही जो इंडिया का नागरिक है, और उसके साथ ही जो उसका इलेक्ट्रिक पोल होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक जो वोटिंग में होती है, जिसमें उसका लिस्ट में नाम है, वही जो आदमी है वो वोटिंग डाल सकता है। इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज। अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, हमें अदर काइंड की इक्वालिटी कहाँ देखने को मिलती है, तो हम कोई भी रिच पुअर क्लास है, हमें क्या, पब्लिक प्लेस होगी, हर जगह क्या हम इक्वल है, हम हर जगह इक्वल समझे जाते हैं। ये बातें लिखी कहाँ हुई है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, जैसे आर्टिकल 1 2 3 4। तो इसमें क्या, एक आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में एक 1 पार्ट है, आर्टिकल 15(1) और 15(2) है। जिसमें कि आर्टिकल 15(1) में लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट, हमारी कोई भी राज्य है, हमारी जो सरकार है, स्टेट है, वो किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकती। कोई भी वो सिटीजन हो,
किसी भी उसका बर्थ हो, प्लेस हो, कोई कहीं उसका जन्म हुआ हो, कोई भी वो कास्ट से बिलोंग करता है, कोई भी उसकी जाति हो, कोई भी उसका लिंग हो, उसके साथ जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती, वो इक्वल समझा जाएगा। वहीं 15 के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी सिटीजन है, कोई भी आम नागरिक है, वो किसी दूसरे जो आदमी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भी उसके पास डिसएबिलिटी क्यों ना हो, जैसे विकलांग क्यों ना, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। तो सेकंड के जो 15 के सेकंड पार्ट है उसके भी दो पार्ट सब पॉइंट है, ए है और एक बी है। ए में लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन है कहीं भी जाता है, मतलब शॉप में जाता है, शॉपिंग करने जाता है, पब्लिक प्लेस में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है वो, या फिर एंटरटेनमेंट के कोई भी प्लेस में जाता है, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता कोई भी सिटीजन। वहीं लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन है कुएं वगैरह में जाता है, बाथिंग प्लेस में जाता है, रोड्स वगैरह में जाता है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। भेदभाव करेगा तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उससे फंड लेगी, उससे कुछ पैसे लेगी, ठीक है, या फिर उसको सजा होगी कुछ। तो ये बातें इसमें लिखी हुई हैं जिससे कि कोई भी आदमी हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अब एक और जगह हमारी ये बातें लिखी हुई हैं कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, हर कोई इंसान है वो इक्वल है कानून की नज़र में, कानून से पहले। तो क्या है हमारे हमने स्टोरी पढ़ी जिसमें कि बहुत सारी हमें बातें देखने को मिली। तो हमें इस जो हमारे ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, इसमें 4 बातें उभर के आती हैं, जिसमें कि क्या है, आपके हमारे जो देश में जो प्रेसिडेंट है या फिर जो कांता जैसे डोमेस्टिक वर्कर है जो किसी के घर काम करती है, वो कानून की नज़र में दोनों ही क्या है, बराबर हैं, उसके साथ कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। कोई भी प्रेसिडेंट हो किसी देश का या फिर कोई भी डोमेस्टिक वर्कर हो इंडिया के अंदर, ठीक है। और कोई भी पर्सन, सेकंड में क्या लिखा है, कोई भी पर्सन किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, वो उसका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी वो रेस से बिलोंग करता है या फिर उसका कोई भी प्लेस हो, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, कोई भी पब्लिक प्लेस है उसके साथ कोई भी आदमी है भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी आदमी के साथ, ठीक है, कोई भी। फोर्थ में लिखा हुआ जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी क्या होता है, छुआछूत की भावना होती है। पहले क्या माना जाता था, जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण क्या सोचते थे कि यदि उस किसी भी दलित को देख लेते थे या लोअर क्लास को देख लेते तो क्या माना जाता था कि सबसे पहले क्या है, उसने उसको देख लिया ब्राह्मण ने, तो क्या पहले उसको नहाना पड़ेगा क्योंकि वो अपवित्र हो गया है, उसको पवित्रता प्राप्त करने के लिए क्या है, नहाना पड़ेगा, जिसके बाद वो पवित्र हो जाएगा। तो ये बातें थी कि दलित को देखना वो अशुभ माना जाता था। तो ये बातें क्या है अब खत्म हो गई है, 4 बातें ये जरूर याद कर लेना। और जो ये जो है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये कहाँ से लिया गया है, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग जगह से बोरो किया गया है, जहाँ से हमने कोई भी देश से हमें कोई भी अच्छी बातें लगी हमने ले लिया। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये कानून है हमने लिया गया है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए में जो अमेरिका में भी ऐसा लिखा हुआ है, ये चारों बातें लिखी हुई हैं, तो ये हमने अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। रिकोनाइजिंग डिग्निटी, डिग्निटी होती क्या है, डिग्निटी होती है जो हमारी गरिमा होती है, हमारी जो इच्छा होती है, रिकोनाइज मतलब पहचानना। जैसे कि हमारी कोई भी इच्छा है, जैसे कि मैं हर एक पर्टिकुलर पर्सन की बात सुन रही हूँ लेकिन एक की नहीं सुन रही हूँ, तो उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो गरिमा है वो वोलेंट हो जाएगी, वो हिंसा हिंसा हो जाएगी उसको कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा कोई। तो इससे क्या हो जाएगी, उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचेगा और वो वोलेंट हो जाएगा, और उसके साथ ही में क्या हो जाएगी, ये जो हम ट्रीट कर रहे हैं उसको इथिकल कर रहे हैं, मतलब उसके साथ भेदभाव की नीति अपना रहे हैं, ये होती है डिग्निटी। तो क्या होता है डिग्निटी का मतलब कि हमें किसी की जो भावना होते हैं, कोई भी उसका थॉट होता है, उसके प्रति हमें किसी के पर्टिकुलर जो पर्सन होता है उसके क्या चुननी चाहिए, हमें बातें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके थॉट्स वगैरह की, इसको बोलते हैं डिग्निटी। हमने हमारे चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की दी गई है, एक अंसारी की दी गई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो अपनी स्टोरी है वो किसमें बताई गई है, अब उसने खुद रिटर्न, उसकी ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी से बोला जाता है जो कि किसी की परिचय दे रहा हो, उसकी बातें पूरी, जो उसकी जन्म से लेकर मरण तक जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें बता रहा हो, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। उसने जीवन में क्या क्या संघर्ष करे, क्या उसने अचीव किया, ये सब कुछ ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है किसी के बारे में। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो बुक है झूठन, उसमें उसने लिखा है कि किस प्रकार से उसको
क्या है, उसको स्कूल में वो दलित जाति से बिलोंग करते थे और उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उसे क्या स्कूल में सबसे लास्ट सीट में बैठाया जाता था, उसके साथ उसको मैट नहीं दिया जाता था, मतलब डेस्क वगैरह नहीं दिए जाते थे। वही स्कूल में उसके साथ झाड़ू लगवाया जाता था और क्या है, उसको स्कूल का जो पानी होता है उसको भी पीने नहीं दिया जाता था। तो वहीं अंसारी की जो स्टोरी होती है उसमें क्या हो जाता है, जो अंसारी और अंसारी की जो पत्नी है वो दूसरे रिलीजन, दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं, वो रेंट लेने जाते हैं तो उसे रेंट के लिए मना कर दिए जाते हैं, मतलब रेंट मतलब वो किराए कमरा ढूंढ रहे हैं तो उसको मना कर दिया जाता है उसके रिलीजन के ऊपर से, क्योंकि क्या है, वो जो उसकी हेड होते हैं, ओनर होते हैं कि कमरे के, वो क्या बोलते हैं, हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ से क्या फिशिंग की आप अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप फिशिंग वगैरह उबालोगे या फिर बनाओगे तो क्या होगे, अब बदबू आएगी जिससे कि उसका जो धर्म है भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये बातें कुछ है अंसारी की स्टोरी में हमें देखने को मिली। तो हमने दोनों में से क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि में हमें किससे देखना पड़ा, कास्ट में उसके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा था। वहीं अंसारी के हमें किससे देखना पड़ा, उसका रिलीजन, उसके धर्म के ऊपर उसके साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो इक्वालिटी कैसे ला सकती है। हमारी सरकार को बहुत सारे ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि क्या है, हर कोई इंसान है उसको इक्वलिटी मीन्स के हर जगह। और उसके साथ ही हमारी जो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिसमें कि हर कोई इंसान है वो इक्वल समझा जाए। तो कुछ प्रोग्राम स्कीम बनानी चाहिए हमारी सरकार को, ठीक है। जो कुछ स्टेप है टेकन किए गए हैं हमारी गवर्नमेंट ने जिसके अकॉर्डिंग क्या हर कोई इक्वालिटी समझा जाए। तो सबसे पहली जो एक मिड डे मील स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी तमिलनाडु की सरकार ने 2001 में। याद रखना कब की गई थी, 2001 में तमिलनाडु की सरकार ने स्टार्ट की थी मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम क्या होती है, जिसमें हमारे जो नर्सरी से लेके 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको खाना मिलता है फ्री में, स्कूल में मिलता है। तो ये बोला जाता है मिड डे मील स्कूल। तो इसके अंदर क्या होता है, सभी को फ्री मुफ्त खाना मिलता है। तो ये सबसे पहले तमिलनाडु की सरकार ने 2001 में स्टार्ट किया था। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात अच्छी लगती है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि 6 महीने के अंदर सभी जो स्टेट है मेरी और जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज है सभी में क्या होनी चाहिए, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो फिर अलग अलग जो हमारे स्टेट होते हैं यूनियन टेरिटरी में हर एक स्कूल में क्या हो गई थी, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हो गई थी। तो ये मिड डे मील स्कीम थी, इसके फायदे क्या थे अब देखते हैं। तो क्या है, पहले के टाइम में जो रेगुलर बच्चे अटेंड करने लगे थे स्कूल में, सबसे पहले क्या गरीब बच्चे होते थे, गरीब पेरेंट्स होते थे, क्या थे, तो उन्हें स्कूल में नहीं भेजते थे। क्यों नहीं भेजते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि बच्चे स्कूल जाके क्या करेंगे, वो कुछ खाना पीने का कुछ इंतजाम कर लेंगे घर रह के। बट क्या है, जब मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई तो पेरेंट्स की भावना चेंज होने लगी। वो सोचने लगे कि ना कि हम भूखे रह जाएंगे कोई बात नहीं, कि स्कूल में जाके मेरा बच्चा है वो तो खाना खा लेगा। जिसके बाद क्या है, जो स्कूल में क्या है, जो पेरेंट्स है वो बच्चों को भेजने लगे उनके खाने के कारण। तो बच्चे रेगुलर स्कूल अटेंड करने लगे खाने के कारण। वहीं क्या होते हैं, जो हर एक जो कास्ट का जो बच्चा था, या अपर था या लोअर था, वो इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं। जो आपको पता है स्कूल्स में इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं अपर क्लास और लोअर क्लास के, जिसमें कि हमें कास्ट के रूप में क्या प्रीजुडिस से होती है, किसी की देखने की सोचने की जो भावना है वो खत्म हो गई थी कि ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का। तो ये भावना खत्म हो गई थी लोगों के बीच में, क्योंकि सब लोग इकट्ठा बैठ के खाना खा रहे थे। वही मिड डे मील की स्कीम के कारण क्या है, जो वुमेन थी, दलित वुमेन थी, उनको भी क्या रोजगार मिल गया था। वो लोगों बच्चों को फिर खाना बांटने के रूप में उनको क्या जॉब मिल गई थी। अब हमने देख लिया इंडिया के अंदर, तो हमने डिस्क्रिमिनेट पढ़ लिया कि अंसारी के साथ क्या हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या हुआ। तो लेकिन क्या है, हम अब अदर जो कंट्रीज है इंडिया के अलावा उस कंट्रीज में देखेंगे कि क्या भेदभाव हुआ उनके साथ। तो ये इश्यू देखते हैं अब इक्वालिटी के ऊपर क्या हुआ था। तो ये बहुत सारी कंट्रीज में हुआ है, तो देखते हैं। अब हम देखते हैं यूएसए, और यूएसए में किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेट हुआ था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। तो क्या था, अफ्रीका में जो अमेरिका थे,
अमेरिका के जो एंसेस्टर थे, पहले आपको पता है उपनिवेश बनाया जाता, कॉलोनीज थी अलग अलग, तो अमेरिका में भी ऐसा ही था। तो अफ्रीका में जो लोग थे, काले लोग बोला जाता है अफ्रीका में, तो उनको क्या है दास बना के अमेरिका लेके जाया करते थे, और उनको वहीं क्या है दास बनवा के काम, घर वगैरह बनवाया जाता था, उनको झाड़ू पोछे का काम करवाया जाता था। तो वो लोग तो अपना देश छोड़कर अमेरिका रहने लगे थे। जिसके बाद क्या है उनको भेदभाव देखने, जब देश आज़ाद हो गया था कॉलोनीज वगैरह से, तो अफ्रीका के जो लोग थे जो अमेरिका में रह रहे अमेरिकन अफ्रीकन थे, तो उनके साथ भेदभाव देखने को मिलता था। उन्हें क्या है पब्लिक प्लेस पे आराम से आने नहीं दिया जाता था, बसों में उनको पीछे बिठाया जाता था, जिसमें कि लोग हैं क्या है प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो वो सिविल राइट मूवमेंट चलाते हैं। क्या है हमें हर जगह इक्वल समझा जाए। जिसके बाद सिविल राइट मूवमेंट के विपरीत में सिविल राइट एक्ट बनता है 1964 में, जिसमें जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो क्या बोलते हैं, जो अफ्रीका के जो नागरिक है, अफ्रीकन अमेरिकन तो बोलेंगे क्योंकि अफ्रीका के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, तो अफ्रीकन जो अमेरिकन लोग थे उनके लिए क्या स्कूल खोले जाते हैं, और उनको पब्लिक प्लेस में आराम से जाने दिया जाता है, और के साथ ही उनके साथ रेस, रिलीजन और कोई भी नेशन से बिलोंग करे उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया अदर जो कंट्री का एग्जाम्पल। अब तक आपने जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाइए साथ के साथ। ठीक है, तो अब देखते हैं 1995 में इंडिया में एक कानून आया था, जिसमें कि क्या बोला गया था, कोई भी डिसेबिलिटी है आदमी है, डिसेबिलिटी मतलब विकलांग जो आदमी है, किसी की एबिलिटी नहीं है कुछ काम करने में, तो उसको क्या क्या करेंगे, उसके साथ एक कानून पारित हुआ था, जिसमें कि क्या है किसी भी स्कूल में, पब्लिक प्लेस में, सभी जो एजुकेशन वगैरह वो बच्चों को फ्री दी जाएगी जो डिसेबिलिटी है 1995 के कानून के अंतर्गत। 1995 में कानून निकला था, तो जिसमें कि ये बातें कही गई थी, पब्लिक प्लेस में, बिल्डिंग, स्कूल्स वगैरह में क्या बनाया जाए, रैंप बनाया जाए। रैंप क्या होते हैं, जो स्लाइड नहीं होती है हमारी, तो उस तरीके से बनाया जाए, जिससे कि क्या है जो उनकी व्हील चेयर है वो आसानी से उतर जा सके, उनके लिए ऐसी बात बोली गई थी 1995 के कानून के अंतर्गत। ठीक है, तो thank you for watching our channel. If you like our video, then like, share and subscribe my channel. Thank you.